नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। जो हमारी एक सीरीज चली हुई थी 30 डेज 30 वीडियोस, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आ गया हूँ, पार्ट नंबर 8, जिसमें हम जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। कल हमारा नेक्स्ट पार्ट आ नहीं पाया क्योंकि आपको पता है कि भारत बंद था, तो मैंने भी अपना जो है यूट्यूब का काम बंद रखा उसमें। आज हम बिना तरीके हुए नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो शुरू करूंगा। और आज कोशिश करूंगा मैं 8 + 9 दोनों पार्ट्स कंप्लीट करवाने की आपको एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप ब्रेक देकर देख सकते हो, लगातार देखने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। देखो, हम अब पढ़ना शुरू करें सिस्टम को। बॉडी के जो सिस्टम अलग अलग, बॉडी अलग अलग सिस्टम से मिलके बनी, आपको पता है कोई स्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस प्रकार से भाई अलग अलग सिस्टम्स, उन सिस्टम को पढ़ना शुरू कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल, स्केलेटन, टन कहो, स्केलेटल कहो, स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम, इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि बॉडी में टोटल बोन कितनी होती है। टोटल बोन, टोटल बोन आपको पता है भी 206 होती हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है डेफिनेटली, इस पे कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो भाई वो लगभग 300 के आसपास होती है। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। इसके बाद स्केलेटल जो सिस्टम, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? नंबर एक जो आपका सिस्टम जो बनता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल, और दूसरा जो बनता है आपका एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर सिस्टम, स्केलेटल, स्केलेटन कहो इसको। ये दो प्रकार के भाई आपके स्केलेटन सिस्टम हो सकते हैं, एक्सियल, एपेंडिकुलर। अब एक्सियल में कौन से पार्ट शामिल होते हैं? एक्सियल के अंदर जो है सबसे पहले बता दूं भाई आपका एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर इजी वे में आपको याद हो जाएगा। जो एपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है हमारा, उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं? आपकी आर्म्स और लेग्स, हाथ और पैर एंड लेग्स, ये अपेंडिकुलर्स में शामिल होते हैं भाई। बाकी जितना हमारा धड़ बच गया ना बीच का, ये आप देखोगे मैं आदमी बना दूं एक। ठीक है, ये जो धड़ बच गया ना हमारा, ये वाला, ये सारा, ये हाथ और पैर किस में चले गए? अपेंडिकुलर में। एक्सियल में क्या बच गया? ये धड़, मैंने हाथ और पैर हटा दिए, तो ये क्या बच गया आपका? एक्सियल पार्ट। ठीक है, अब आर्म्स एंड लेग्स में बोन कितनी होती है? मैं अगर अपेंडिकुलर की बात करूं तो इसमें टोटल बोन होती है भाई 126। टोटल बोन मैंने आपको बताया 206 होती हैं। तो जो ऊपर का जो पार्ट बच गया, इसमें कितनी बोन्स बच गई भाई? कितनी बोन्स बच गई? 80। सॉरी, एक्सियल पार्ट में टोटल बोन कितनी बच गई? 80। और आपकी जो बोन है अपेंडिकुलर पार्ट में, वो है आपकी 126। ये बात हमें याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। बोन्स टोटल 206 होती हैं, ड्यूरिंग बर्थ 300 होती हैं, बाद में कुछ एक बोन्स जो है जुड़ के एक हो जाती हैं, तो इस कारण से वो 206 हो जाती हैं जब बच्चा बड़ा होता है। तो एक्सियल जो स्केलेटन होता है उसमें 80 बोन होती हैं, अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन्स जो होती हैं, जिसमें आर्म्स एंड लेग शामिल है। बाकी जो धड़ और ये बच गया सारा, ये बच गया आपका कहाँ? ये आपका बच गया भाई एक्सियल में। ठीक है, इतनी सी बात आपको आ गई समझ में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी तरफ। अब बता दूं भाई, बॉडी के अलग अलग पार्ट में कितनी बोन्स कहाँ पे होती हैं? वो एक्सियल, और ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से।
अब मैं आपको बता दूं कि टोटल जो अलग अलग हिस्से होते हैं बॉडी में उसमें कहाँ पे कितनी बोन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं स्कल की, खोपड़ी की, स्कल में कितनी बोन होती है भाई? टोटल 22। स्कल में आपकी होती हैं 22। इसके बाद इनको आगे थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेंगे भाई। स्कल में 22 होगी तो फेस में कितनी होंगी। इसके बाद मैं बात करूं अगर आर्म्स की, आर्म्स में कितनी बोन होती हैं भाई? ये होती हैं 32 गुणा 2 यानी कि 64, क्योंकि 2 आर्म्स होती है ना, दोनों तरफ हाथ होते हैं। इसके बाद हम बात करें लेग की, लेग में कितनी होती हैं भाई? 31 गुणा 2, ये आपकी हो गई 62। समझ गए। इसके बाद हमने बात करी थी ना कि टोटल बोन कितनी होती हैं। जो हमारा अपेंडिकुलर जो पार्ट होता है उसमें 126 की थे ना हमने हाथ और पैर में, तो ये दोनों मिला के हाथ और पैर की कितनी बोन होगी आपकी? टोटल 62 और 64, तो आप इनको जोड़ोगे तो 126 बनती हैं। ठीक है। इसके बाद इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये बात आपको याद होगी बोन जब भाई बच्चा जन्म लेता तो 300 और बाद में जो है कम हो जाती हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आर्म्स एंड लेग को। तो रिस्ट की बात कर लेते हैं भाई। जब आर्म्स की बात कर रहे हैं तो रिस्ट की बोन्स इन रिस्ट बात कर लेते हैं भाई। रिस्ट देखो भाई, रिस्ट में आपकी कार्पल्स कितनी होती है? 8। ठीक है। इसके बाद मेटाकार्पल भाई, मेटाकार्पल ये कितनी होती है आपकी? ये होती है 5 भाई। ठीक है, बताऊंगा इनको अलग अलग मैं आपको। फिर है फ्लेंजिज, कहाँ पे होती है मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि ये बोन कहाँ पे होती है। फिर आपकी फ्लेंजिज एक बार लिख देता हूं मैं 40 बाई। इसके बाद आपकी जो है टोटल इनको मिलाओगे आप 27 होगी। ठीक है, 27 हो जाएंगे टोटल ये। और जो है आपकी, ठीक है, दोनों रिश्तों की मिलाओगे तो भाई दोनों तरफ रिश्त होती है ना ये, तो इनकी टोटल बोन हो जाएंगी 54। बाकी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी 2 बोन होती हैं, यहाँ पे एक ह्यूमरस बोन होती है, तो उस हिसाब से टोटल ये 64 आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों में आपकी होगी टोटल 54 और एक रिश्त की मिलाओगे तो 27 होगी। इनको जोड़ोगे 14 और 5 19 और 8 27। देखो सबसे पहले मैंने लिखा कार्पल होती हैं यहाँ जो जॉइंट होता है यहाँ पे, ये जो है टोटल 8 बोन होती हैं जिससे जॉइंट मूवमेंट कर पाता है। इसके आगे उंगलियों और रिस्ट के जॉइंट के बीच जो ये बोन है ना, ये इनको आपस में जोड़ती हैं। ये वाली नजर भी आती होंगी, आप देख सकते हो। तो ये होती है 5 और इनके आगे जो फ्लेंजिज बच गई ये वाली, ठीक है, 1 2 इनके टुकड़े गिनते हैं ना कई बार हम काउंटिंग के लिए बच्चे को सिखाते हैं, तो उस हिसाब से तो ये टोटल आपकी 14 होती है। फ्लेंजिज बोलते हैं इनको, जोड़ोगे तो इनको 27। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं एंकल की, भाई एंकल की हमने देख लिया लेग्स में कितनी बोन होती हैं और आर्म्स में टोटल कितनी बोन होती है, फिर रिस्ट मैंने आपको बता दी। अब बात कर ले भाई एंकल की। एंकल जो नीचे का पंजा और एंकल होता है उसमें टार्सल होती है भाई 7 टार्सल 7। उसके बाद है मेटाटार्सल टार्सल, ये कितनी होती है भाई 5। फिर आपकी सेम फ्लेंजिज ये आपकी 14 और टोटल बोन होगी आपकी 26। एक एंकल में दोनों के मिलाओगे तो टोटल हो जाएंगे ये 52। ठीक है। अब देखो टार्सल, जैसे यहां पे मैंने बताया था रिस्ट में कार्पल थी ना, कार्पल एक तो ये बात रखनी कि हाथ में कार्पल होती है भाई और पैर में टार्सल होती है। टखने में मतलब टार्सल, टी से टी को कनेक्ट करें, टखना मतलब टार्सल और हाथ में बच गई वो कार्पल। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी जो रिस्ट में 8 होती है, तो उसी प्रकार जो एंकल होता है जहाँ पे वो जॉइंट होता है हमारा भाई टखने का, वहां पे टार्सल 7 होती है। उसके आगे जो फ्लेंजिज को टार्सल से जोड़ती हैं वो मेटाटार्सल, और जो फ्लेंजिज बच गई सेम एज इट इज नीचे भी जो है आपको पता है उंगलियों में 3 जॉइंट होते हैं, तो उसी प्रकार से 14। तो ये टोटल एक में 26 होते हैं, तो दोनों में आप 52 ये काउंट हो जाएंगे आपकी। समझ गए भाई इतनी सी बात। इसके बाद
इसके बाद हम चलते हैं आगे। मैंने बताया था कि स्कल में टोटल 22 होती हैं, तो अगर फेस की अलग निकालें, फेस में, तो इसमें 14 होती हैं। तो खोपड़ी अकेले सिर में देखें तो अलग से बच गई 8 हड्डियां, ठीक है। फेस में 14 होती हैं, ये बात हमने याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं भाई, हमारा जो बॉडी की, मैं आपसे पूछ लूँ सबसे बड़ी हड्डी, अगर किसी ने बिल्कुल भी फिजिकल एजुकेशन ना पढ़ रखी हो ना, बिल्कुल भी फिजिकल एजुकेशन, मैं उससे पूछ लूँ कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो क्या जवाब आएगा? कहेंगे भाई रीढ़ की हड्डी, कहेंगे ना। जो जिसने नहीं पढ़ी अभी तक वो कहेंगे रीढ़ की हड्डी। तो हम अब रीढ़ की हड्डी का जिक्र कर रहे हैं भाई, ठीक है, कि रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। वर्टेब्रल कॉलम इसको बोलते हैं, आप इसको स्पाइन भी बोल सकते हो। वर्टेब्रल, ठीक है। स्पाइन का जिक्र कर ले भाई। टोटल जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 33 हड्डियां होती हैं भाई, 33 हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी नहीं होती है, मैं बता दूं, क्योंकि 23 छोटी मोटी जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो मिलके बनाती हैं रीढ़ की हड्डी को। तो रीढ़ की हड्डी में टोटल 33 हड्डियां होती है। इसके अलग अलग 5 पार्ट होते हैं भाई रीढ़ की हड्डी के, 5। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो सर्वाइकल, इसमें आपकी 7 हड्डियां होती हैं भाई। फिर आपका एक पार्ट है भाई इसमें थोरेसिक, इसमें आपकी टोटल 12 होती हैं भाई। फिर आपकी है लंबर वर्टेब्रल, इसमें आपकी 5 होती हैं। फिर आपका सैक्रम, इसमें भी आपकी 5 होती हैं। और फिर है आपका लास्ट में कोकैक्स, COCYX, इसमें आपकी 4 होती हैं भाई। ये स्पाइन के 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला सर्वाइकल जो इस गर्दन के पास होता है, फिर इससे नीचे थोरेसिक, और फिर आपका लंबर, और फिर आपका सैक्रम, फिर कोकैक्स। जब बच्चा जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, लास्ट वाले जो पार्ट है ना आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे सैक्रम की जो 5 हड्डियां बचपन में अलग अलग होती हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो इसकी एक हड्डी बन जाती है। और कोकैक्स भी जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसकी भी एक बन जाती है। अगर मैं इन तीनों पार्ट्स की बात करूँ तो इन तीनों की कितनी हो जाएंगी? टोटल 24। अगर मैं आपसे पूछूँ वयस्क के अंदर रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये पाँचों मिलके, जब वयस्क बच्चा होगा तो पाँचों मिलके एक होगी, तो एक ये, और कोकैक्स वाली चारों भी मिलगी तो एक ये, टोटल होगी भाई 26। जब एक वयस्क हो जाता बच्चा, पूरी जिसकी ग्रोथ हो जाती है वो। वैसे बचपन के समय रीढ़ की हड्डियां 33 होती हैं भाई, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात। एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक वयस्क होता है उसमें रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप 26 बता दोगे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मली कि रीढ़ में कितनी हड्डियां होती, तो आप बताओगे 33। इनका एक सीक्वेंस भी याद रखना है। सबसे ऊपर सर्वाइकल होता है, फिर थोरेसिक होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रम होता है, फिर कोकैक्स होता है। ये बात भी हमें याद करनी है भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम ओरिएंटेड बात हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। जो क्वेश्चन आ सकता है हड्डियों से संबंधित भाई, चेस्ट में कितनी बोन होती हैं भाई? मैं आपसे पूछूं चेस्ट में कितनी बोन होती हैं, तो चेस्ट में जो बोन होती हैं टोटल होती हैं 25। चेस्ट में बोन होती है 25 भाई। 12 जोड़े तो पसलियां के हुए हैं, 12 जोड़े तो पसलियां होती हैं, ठीक है। 12 जोड़े दोनों तरफ देखोगे ना, तो टोटल 24 तो ये हो गए। एक जो बीच में हड्डी होती है उसको बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, बीच वाली हड्डी का, आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे। बीच वाली का बोलते हैं इसको, दिमाग में नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊंगा। तो एक बीच में जो इन 12 को आपस में कनेक्ट करती, तो टोटल 25 हड्डियां होगी चेस्ट में। ये बात हमें याद रखनी है। हिप्स के अंदर कितनी बोन होती है? हिप भाई वहां पे 2 बोन होती हैं पेल्विक रीजन में। नेक में एक बोन होती है भाई, जिसको हाइड बोन बोला जाता है। हाइड
याद रखना हाइड बोन होती है नेक में, एग्जाम में आ सकता है। हाइड बोन कहाँ पे होती है? नेक में होती है, गर्दन में, ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद रिब्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। टोटल जो हमारी पसलियाँ होती हैं इनको रिब्स बोला जाता है इंग्लिश में भाई, रिब्स। ये टोटल 12 जोड़े होते हैं, इतनी बात याद रखनी है, टोटल 24 होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता दूं आपको। हड्डियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, जो हमारा स्कल का जो जॉइंट है, देखो भाई बॉडी में अलग अलग प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं, उन जॉइंट्स को हम अलग से टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है, बाद में। लेकिन अभी जो एग्जाम ओरिएंटेड बात वहीं बता दूं, जो स्कल के अंदर जो खोपड़ी है उसमें जो जॉइंट पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सूचर, SUTURE, सूचर बोला जाता है भाई। स्कल का जो जॉइंट है ये, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, उसको सूचर बोला जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, स्कल के जॉइंट को सूचर बोला जाता है, याद हमें रखना है। इसके बाद जो मैंने बताया था, बॉडी का कोई भी पार्ट बनता हो उसमें अलग अलग कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं भाई, उसको बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं, सेल। इसी प्रकार अभी हम बोन्स के सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो बोन्स को मिलाने वाली सेल्स को क्या बोला जाता है? ये भी एग्जाम में आ सकता है। इनको बोला जाता है भाई ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट्स बोला जाता है। जो सेल्स बोन्स के निर्माण में जो है हेल्प करती हैं उनको बोला जाता है ओस्टियोसाइट्स। बोन्स के निर्माण में जो सेल मिलके जो बोन का निर्माण करते हैं उनको ओस्टियोसाइट्स बोला जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, या हमेशा बहुत बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, फिर आ सकती है, ठीक है। स्कल के जॉइंट को सूचर, बोन के जॉइंट को ओस्टियोसाइट्स बोला जाता है। अभी तक मैंने आपको बोन्स बताई अलग अलग, वो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में याद रखनी है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। स्कल के जॉइंट को क्या बोला जाता है? बोन्स की जो सेल होती है उनको क्या बोला जाता है? ओस्टियोसाइट्स। यह बात हमने याद रखनी है। इसके बाद एक बोन होती है भाई क्लेविकल, ये यहाँ पे दोनों तरफ देखते हो ना, ये दोनों बोन, इनको बोला जाता है कॉलर बोन। वैसे तो इसका नाम क्लेविकल है, जो दो पाई जाती हैं भाई हमारे शरीर में, क्लेविकल दोनों तरफ होंगी ना, तो इस क्लेविकल बोन का भी दूसरा नाम है, कई बार वो भी एग्जाम में आ जाता है भाई। क्लेविकल, क्लेविकल, क्लेविकल बोन का दूसरा नाम है भाई कॉलर बोन, कॉलर बोन। यह बात हमने याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। क्लेविकल बोन का दूसरा नाम है कॉलर बोन, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद है भाई स्कैपुला। पीछे देखते हो ना कंधे के दोनों तरफ, यहाँ पे जब कंधों को पीछे की तरफ करते हो तो अलग से निकल आती हैं, दोनों तरफ दो होती हैं, ये भी इस बोन को बोला जाता है स्कैपुला। कई बार इसका भी दूसरा नाम पूछ लिया जाता है भाई, स्कैपुला, स्कैपुला। इसका नाम है भाई शोल्डर ब्लेड, क्योंकि ये ब्लेड नुमा होती है। शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड नाम से जाना जाता है भाई, जो स्कैपुला बोन दोनों तरफ होती हैं। इसके बाद जो एग्जाम में आ सकता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई, उसको क्या बोला जाएगा? एक भाई होरस शेप बोन भी होती है, ठीक है, वो छोड़ दो, ये कोई ज़रूरी नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हमारी जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी, वो भी आपसे पूछी जा सकती है, जो बोन, जॉ बोन, जो बोन। इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? मैंडेबाइल, मैंडेबाइल, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा भाई? मैं फिर से देख लेता हूं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। ओके, मैंडेबाइल। जो बोन होती है, जो जबड़े की हड्डी होती है, उसको मैंडेबाइल बोला जाता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कोई अगर इससे जुड़ा क्वेश्चन है तो। हाँ, एक क्वेश्चन है भाई सिन बोन। सिन बोन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपने सुना भी होगा। बहुत सारे जो बच्चे गांव में रनिंग करते हैं ना, उनको वो शिकायत भी करते हैं कि उनकी सिन में दर्द हो रहा है भाई, सिन पेन होगा, वो बोलते हैं ना सिन पेन। तो वो सिन बोन कौन सी होती है? सिन बोन, सिन बोन कौन सी होती है? सिन बोन होती है आपकी टीबिया। टीबिया जो है वो आपकी सिन बोन कहलाती है भाई। जो हमारे
घुटने से नीचे जो पैर के आगे की तरफ जो बोन होती है उसको सिन बोन बोला जाता है। ये बात हमें याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ठीक है। काफ बोन, काफ बोन क्या होती है? फिबुला, फिबुला जो सिन बोन के पीछे की तरफ होती है उसको काफ बोन बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिबुला, ठीक है। ये बात भी हमें याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई जो है क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं बचा भाई जो एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद एक बात कर लें भाई, टाइप्स ऑफ बोन, कितने प्रकार की बोन्स होती हैं और उनका क्या क्या यूज होता है बॉडी में। मेनली 4 प्रकार की बोन होती हैं भाई। नंबर 1 लॉन्ग बोन, लंबी हड्डियां। दूसरी आपकी शॉर्ट बोन, शॉर्ट, शॉर्ट बोन। तीसरी है आपकी भाई फ्लैट बोन, फ्लैट बोन। फोर्थ आपकी इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन। देखो लॉन्ग मतलब लंबी भाई, जो लंबी बोन हो, ठीक है। शॉर्ट मतलब छोटी, फ्लैट जो फ्लैट नुमा हो, और इरेगुलर जिनकी कोई शेप ना हो, ठीक है। अब जो लॉन्ग बोन है वो बॉडी में किस चीज का काम करती हैं? वो बॉडी में एक्ट एज ए लीवर, लीवर का काम करती हैं। जब लीवर का टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि लीवर क्या होते हैं। वैसे आपने पढ़ रखे होंगे बीपीएड के सिलेबस में, एमपीएड के सिलेबस में। तो लीवर का काम कौन करता है? लॉन्ग बोन। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि जो शरीर में लीवर का काम कौन सी बोन करती है? लंबी बोन शरीर में किसका काम करती है? लीवर का काम करती हैं। इसके बाद है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है भाई, स्ट्रेंथ। ये बात हमने याद रखनी है भाई। स्ट्रेंथ जो है कौन प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ जो कौन प्रोवाइड करता है? शॉर्ट बोन किसका काम करती है? स्ट्रेंथ का काम करती हैं। लॉन्ग बोन का मैं आपको एग्जांपल और बता दूं भाई, जैसे ह्यूमरस है, फीमर है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है वो मैं आपको बता दूं भाई, फीमर। फीमर जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है भाई, सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। तो लॉन्ग बोन के उदाहरण के भाई जैसे ह्यूमरस है, टीबिया है, फिबुला है, ये सारी लंबी हड्डियां हैं भाई। ह्यूमरस है, ठीक है, ये सारी लंबी हड्डियां होती हैं। इसके बाद रेडियस होगी, अल्ना होगी, ये सारी लॉन्ग बोन है। शॉर्ट बोन का उदाहरण क्या होगा आपका? जैसे टार्सल है, कार्पल है, ये सारी जो है आपकी शॉर्ट बोन होगी। यहाँ पे जो होती हैं, जो एंकल में होती हैं वो। फिर है फ्लैट बोन, जैसे हमने पढ़ा था ना, स्कैपुला होगी और आपकी स्टर्नम। मेरे को वो नाम याद नहीं आ रहा था जो इनको मिलाती है आपस में, वो नाम है भाई स्टर्नम। जो हमारी 12-12 रिब्स होती है ना दोनों तरफ, उनके जो बीच में होती है, हमारी चेस्ट में ऐसे होती है तो स्टर्नम होगी, दोनों तरफ 12 वो होती हैं, मिली हुई होती हैं ऐसे, ठीक है। रिब्स एक ढांचा होता है जिसके अंदर हमारा हार्ट जो है सेफ रहता है। तो ये जो बीच वाली हड्डी इसको स्टर्नम बोला जाता है, दोनों तरफ 12-12 रिब्स होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो फ्लैट बोन का उदाहरण क्या होगा? आपकी स्टर्नम हो गई, रिब्स होगी, स्कैपुला होगी, ये सारी फ्लैट बोन का उदाहरण। ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है भाई, प्रोटेक्शन का काम करती है भाई फ्लैट बोन। इसके बाद है इरेगुलर बोन, जो मल्टी फंक्शनिंग का काम करती है भाई। जो हमारी, इसका उदाहरण हो गया स्पाइन की जो हड्डियां होती है ना 33 मैंने जो बताई, जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो क्या होगी? इरेगुलर बोन। समझ गए इतनी सी बात? इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही हो सकते हैं आपकी, जैसे स्पाइन की होगी, स्कल के अंदर भी जो बोन होती है वो इरेगुलर होती है, कोई फिक्स उनका नहीं होता, वो मल्टीपल काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेगा अपना, वो मैं कवर करवा रहा हूँ इसी वीडियो में। कोशिश करेंगे 2 वीडियो, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन कोशिश करेंगे इन सारे सिस्टमों को कवर करने की भाई, जिससे जो है कल वाला जो हमारा हॉलीडे रहा उसकी हमारी पूर्ति हो जाए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बनेगा। और मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बातें मैं पहले ही आपको बता चुका था, अब थोड़ा इसके बारे में और जानेंगे भाई। मस्कुलर सिस्टम मतलब मसल्स का सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम बोले तो मतलब मसल्स का सिस्टम, जो हमारी बॉडी में भाई जो भी काम करने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं, जो फोर्स जो हमारी बॉडी में उत्पन्न करती हैं, वो जो है मसल्स होती हैं। तो मसल्स मतलब मांसपेशी भाई, सब ने पता है मसल्स क्या होती हैं। मसल्स मेनली 2 प्रकार के फाइबर से मिलकर बनती है भाई। हमारी जो मसल्स उसमें 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के फाइबर्स।
या मैं कहूँ जो सेल होती है मसल की, उनको आप दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हो, इनको आप फाइबर कह सकते हो, इजी वे में समझना है तो। दो प्रकार के फाइबर होते हैं भाई, एक तो फास्ट ट्विच, फास्ट ट्विच, फास्ट ट्विच, फास्ट ट्विच, एक होता है भाई स्लो ट्विच, स्लो ट्विच। दो प्रकार के फाइबर होते हैं। नाम से देखो, फास्ट ट्विच जो स्पीड से काम करे, स्लो ट्विच जो स्लो काम करें भाई, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है। दो प्रकार के फाइबर होते हैं, फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच, ये बात हमने याद रखनी है। इनके बारे में और खास बात बता दूं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करते हैं भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करते हैं। सॉरी, ये स्लो ट्विच ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करते हैं, और जो फास्ट ट्विच होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विदाउट ऑक्सीजन काम करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। ये बात हमें याद रखनी है। विदाउट ऑक्सीजन फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच विद ऑक्सीजन काम करते हैं। ये बहुत ही जल्दी थक जाते हैं भाई, थकान बहुत जल्दी होती है फास्ट ट्विच में। स्लो ट्विच होते हैं ये लंबे समय तक काम करते हैं भाई, थकते नहीं है बहुत जल्दी, ठीक है। ये बात हमने याद रखनी है। फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच, ये मसल फाइबर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। फास्ट ट्विच, जिसके अंदर किसी भी खिलाड़ी में जिसके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होंगे ना, वो जो स्पीड वाले गेम होते हैं उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे 100 मीटर का स्प्रिंट हो गया, समझ गए। स्लो ट्विच, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं, वो लगभग लंबी या जिसके अंदर ज़्यादा देर तक भाई पार्टिसिपेट करना पड़े कोई ऐसे खेल में, जो है ये परफॉर्मेंस बेहतर दे पाते हैं। ये बात हमने याद रखनी। दो प्रकार के मसल्स मैंने आपने बता दी। इसके बाद इंट्रोडक्शन, जब मैंने शुरू वाले दिन आपको बताया था, जब हम टिश्यू को पढ़ रहे थे, तो मस्कुलर टिश्यू जिस टाइम पे मैंने आपको बताया, वहाँ पे मैंने आपको मसल्स के टाइप बता दिए थे, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फाइबर्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद टोटल जो हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं भाई, वो लगभग 640 से ऊपर पाई जाती हैं, 640 से ऊपर। अगर मैं जोड़े पूछ लूँ तो 350 के आसपास मसल्स के जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। समझ गए बात। टोटल 640 मसल्स लगभग जो है पाई जाती हैं। हाँ, मसल्स को हड्डियों से जोड़ने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको टेंडन बोला जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। हड्डी को जो हड्डी से जोड़ता है उसको लिगामेंट बोला जाता है, लिगामेंट। और जो मसल को हड्डी से जोड़ता है उसको टेंडन बोला जाता है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी। और स्टडी ऑफ मसल, मसल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई भी थी, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, मायोलॉजी बोला जाएगा भाई स्टडी ऑफ मसल्स को। समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, मसल से जुड़े कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आपसे छोटी मसल पूछी जा सकती है, लंबी मसल पूछी जा सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं भाई। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा, सीधा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। सबसे छोटी मसल, सबसे स्मॉलेस्ट मसल बॉडी की, स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपेडियस। स्टेपेडियस जो है सबसे छोटी मसल है भाई, स्टेपेडियस। अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी मसल, लार्जेस्ट मसल, ये भाई स्टेपेडियस मसल कान में पाई जाए। लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, हिप की मसल है भाई, ठीक है। ये बात हमने याद रखनी भाई, ग्लूटियस मैक्सिमस इसको बोला जाता है। इसके बाद है भाई स्ट्रोंगेस्ट मसल, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल ये होती है भाई मैसेटर मसल। मैसेटर जबड़े की मसल हो भैया, मैसेटर मसल जबड़े की मसल होती है, मैसेटर मसल। यह बात हमने याद रखनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट मसल भाई यह है सार्टोरियस, जांग में होती है, आपकी पैर में होती है, सार्टोरियस। सार्टोरियस जो है लॉन्गेस्ट मसल होती है, बात हमने याद रखनी है। इसके बाद भाई बॉक्सर मसल आपसे पूछी जा सकती है।
बॉक्सर मसल जो बच्चे बॉक्सिंग करते हैं उनमें जो हेल्पफुल होती है वो, ठीक है। बॉक्सर मसल जो होती है आपकी, बॉक्सर मसल जो आपकी होती है वो होती है भाई सेराटस एंटीरियर, सेराटस एंटीरियर, सेराटस एंटीरियर को बॉक्सर मसल बोला जाता है भाई। अपनी लिखाई बड़ी वो है भाई, थोड़ी सी समझ नहीं आएगी आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो है वो सच्चाई है। सेराटस एंटीरियर को आप बॉक्सर मसल बोल सको भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात थी ये भी। इसके बाद, और भाई मैं देख देख के इसलिए करवा रहा हूँ कि गलतियाँ ना हो, वैसे तो बिना देखे भी करवाई जा सके, बात कोई खास बात नहीं होती, लेकिन इसीलिए करवा रहा हूँ कि कोई भी बात छूटे नहीं और इम्पोर्टेंट बात सारी कवर हो जाए, क्योंकि बिना देखे कराओगे तो एग्ज़ाम का टाइम चले और सारी बात कवर नहीं होगी तो समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं आपको जो है एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है थ्रोवर मसल, थ्रोवर मसल ये कौन सी होती है भाई? थ्रोवर मसल होती है आपकी पेक्ट्रोलिस मेजर्स, पेक्ट्रोलिस मेजर, ये आपकी होती है भाई थ्रोवर मसल, फेंकने में जो हेल्प करती है, चेस्ट की मसल होती है, ठीक है, पेक्ट्रोलिस मेजर। इसके बाद भाई टेलर मसल, मतलब सबसे लंबी मसल बॉडी की, टेलर मसल, अभी मैंने बताया था सार्टोरियस, ये बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। इसके बाद मलखम मसल भाई, ये आपकी भाई एडक्टर मैग्नस होती है, एडक्टर मैग्नस, अडक्टर मैग्नस जो मसल होती है, मलखम भाई जो आप जाओगे ना नागपुर साइड तो वहाँ पे भी पेड़ के दौरान करवाया जाता है, एक डंडे के ऊपर चढ़ना होता है, उसके ऊपर जो भी होता है मेरे को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन जो मलखम होता है वो लगभग इसी प्रकार का होता है। तो अडक्टर जो हमारी थाई के इनसाइड में होती है मसल, अडक्टर मैग्नस, इसको मलखम बोला जाता है, जो मलखम करने में हेल्पफुल हो। ये नाम आप देख रहे हो ना, जैसे थ्रोवर भाई फेंकने में हेल्प करे, वो पेक्टोरलिस मेजर जो चेस्ट में होती है, टेलर सार्टोरियस जो हमारे पैर में होती है, मलखम अडक्टर जो थाई के इनसाइड हिस्से में होती है, जो ऊपर चढ़ने में हेल्प करे, ठीक है, तो वो मलखम होगी। इसके बाद है भाई राइडर मसल, ये भी आपकी अडक्टर मसल हेल्प करेगी, राइडर जो होते हैं उनके लिए यही कहलाएगी। इसके बाद रोविंग मसल, इसमें कौन सी मसल आएगी? रोविंग मसल में आएगी भाई लेटिसमस डोर्सी मसल जो है रोविंग मसल कहलाएगी भाई, जो रोविंग करने में हेल्प करे। इसके बाद लिफ्टर मसल, जो लिफ्टिंग में हेल्प करे, किसी चीज को उठाने में हेल्प करे, वो होती है भाई डेल्ट्रॉइड, हमारे कंधे की मसल, डेल्ट्रॉइड लिफ्टर मसल, लिफ्टर ये होती है भाई डेल्ट्रॉइड, ठीक है, लिफ्टर मसल होती है डेल्ट्रॉइड मसल भाई। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बन सकती है वो है भाई काफ मसल, काफ में जो हमारी पिंडी की जो मसल होती है उसको बोलते हैं काफ मसल, गैस्ट्रोसिनीमियस, बोला जाता है काफ मसल को भाई, गैस्ट्रोसिनीमियस बोला जाता है काफ मसल को। इसके बाद भाई मेरे ख्याल से बाकी जो है ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बात है नहीं, तो ये मसल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा हमारा, जो नेक्स्ट जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेरे ख्याल से भाई सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा कल भी वीडियो नहीं आ पाया था, तो मेरे ख्याल से इस पार्ट को हम जो है कवर कर लेते हैं बिना देरी किए हुए, हो जाएगा 10 मिनट में। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी
सर्कुलेटरी सिस्टम बाई हार्ट से रिलेटेड सिस्टम। हार्ट से रिलेटेड सिस्टम हम पढ़ ले वहाँ। जो हार्ट है जो बॉडी में ब्लड को पंप करता है बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब यही है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत है नहीं हमने। तो भाई जो है ये एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है जो मसल से बना होता है। मैंने शुरुआत में बताया भी था ना आपको हार्ट की मसल को क्या बोला जाता है, जब हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था। फिर मैं बता दूंगा आपको, मायोकार्डियम जो होता है हार्ट की मसल को बोला जाता है। तो भाई होता कहाँ पे है ये हमारा लेफ्ट साइड में होता है। आपको पता है जो हमारी पसलियाँ होती हैं उसके अंदर ये एक से फर्स्ट प्लेस में होता है, इसके बाहर से रिब्स का जाल होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है ये, ठीक है। ये बात भी हमने याद रखनी कि बंद मुट्ठी आकार का होता है, ठीक है। इसका वेट मैंने आपको बताया था 250 से 300 ग्राम होता है भाई, 250 से 300 ग्राम होता है हार्ट का वेट, ये बात हमने याद रखनी है। और ये 1 मिनट में टोटल 5 लीटर ब्लड जो है 5 लीटर ब्लड जो पंप कर सकता है, ये बात हमने याद रखनी। 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप कर सकता है आपका हार्ट, ये बात आपको याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इसके बाद हार्ट की भाई 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर, वो मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जो सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर बाहरी आउटर लेयर, उसको क्या बोला जाता है, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। बीच की लेयर को क्या बोला जाता है, मिडल को मायोकार्डियम। और जो अंतिम जो अंदर की तरफ लेयर होती है उसको बोला जाता है, जो इनर लेयर बोल सकते हो आप इसको अंदर की, एंडोकार्डियम। ये बात याद रखनी है भाई, कार्डियम। और जो हार्ट की मसल होती है उसको बोला जाता है मायोकार्डियम, और मिडल जो लेयर होती है उसको भी मायोकार्डियम बोला जाता है। आउटर लेयर को एपिकार्डियम, मतलब जो बाहरी परत होती है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, एपिकार्डियम। मिडल लेयर को मायोकार्डियम और इनर लेयर को बोला जाएगा एंडोकार्डियम। यह बात आपने याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई हार्ट से रिलेटेड टॉपिक में। इसके बाद हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। हार्ट में भाई बेसिक सा मैं एक बना दूं तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं भाई, चकुट्टा बना देता हूं आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उनको बोला जाता है ओरिकल, या उनको आप एट्रियम भी बोल सकते हो, ओरिकल भी बोल सकते हो, जो भी आप चूज करो, ओरिकल या इनको हिंदी में भाई शायद आलिंद और नीले, मेरे को नहीं पता, ओरिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को ओरिकल, नीचे वालों को वेंट्रिकल बोला जाता है भाई। नीचे वाले जो पार्ट होते हैं इनको वेंट्रिकल, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल, ऊपर वालों को ओरिकल, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड होता है उसको लेफ्ट ओरिकल, राइट साइड होता है उसको राइट ओरिकल। इसी प्रकार जो लेफ्ट साइड होता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड होता है उसको राइट वेंट्रिकल, समझ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा इस साइड बना लेता हूँ भाई, और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं यहाँ, जिससे आपको हेल्प मिल जाए भाई। ये आपका हार्ट हो गया, 4 पार्ट ये हो गए, ऊपर जो है ओरिकल हो गए, ओरिकल, ठीक है, या एट्रियम भी इसको बोल सकते हो आप। नीचे आपके वेंट्रिकल हो गए भाई, वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपका है राइट ओरिकल, ठीक है, ये लेफ्ट ओरिकल, समझ जाओगे। ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए। इतनी सी बात, दोनों नाम मैंने लिख दिए, ठीक है। इसके बाद ये इसमें कुछ एक वाल्व होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 2 पार्ट हो गए ना ऊपर वाला, इसमें यहाँ पे कुछ एक वाल्व होती हैं और कुछ वाल यहाँ पे होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। इस साइड 3 होंगी, इस साइड 2 होंगी, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये जो वाल होती है राइट वेंट्रिकल और राइट ओरिकल के बीच, ट्राइस्किपिड वॉल, ट्राइस्किपिड वॉल, ट्राइस्किपिड वॉल। और जो इस साइड 2 वॉल होती हैं लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, बाइस्किपिड, बाइस्किपिड वॉल, ठीक है, समझ गए। इन वॉल के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद एक जो है वॉल यहाँ पे होती है भाई, इसको बोला जाता है पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल, ठीक है।
और एक वाल इस साइड होती है भाई, इसको क्या बोला जाता है, ओर्टियक वाल। ठीक है, समझ गए भाई। ठीक है, एक वाल यहाँ, एक यहाँ, 3 ये होगी, 2 ये होगी, बाइस्किपिड ट्राइस्किपिड। समझ गए इतनी सी बात। और भाई एक और न बॉडी में लंग्स, समझ गए। यहाँ से जो है एक नली जाई हुआ है भाई लंग्स के अंदर, समझ गए। एक इससे जुड़ी हुआ है अरोटा धमनी, जिसको बोला जाता है भाई अरोटा। याद कर लियो भाई, मैं थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गणी आप ही साइंस की बात नहीं बताओगे। बॉडी के इस पार्ट से, सॉरी, हार्ट का जो ये मैंने आपको बताया राइट वेंट्रिकल होता है इस साइड, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक एक पल्मोनरी धमनी होती है भाई, पल्मोनरी धमनी जुड़ी होती है। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात, पल्मोनरी धमनी। फिर यहां ब्लड गया, यहां से वापस ऑक्सीजन लेके ब्लड आ जाएगा हार्ट के इस पार्ट में, लेफ्ट ओरिकल में। यहां से यहां तक जो चीज या एक नली आई जुड़ के, इसने बोला गया भाई पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये पल्मोनरी धमनी, ये पल्मोनरी वेन। समझ गए इतनी सी बात, दोनों बात आपको समझ में आ गई। यहां अरोटा जुड़ी होगी। अब सुनो, बॉडी का जो हार्ट का ये राइट ओरिकल होता है, इससे जुड़ी होती है भाई वेन, इससे जुड़ी होती है वेना कोवा वेन, वेना कोवा वेन बोलते हैं इसको, जो है वेन। अच्छा, 2 शब्द मैंने यूज करे, वेन और धमनी। धमनिया और जो वेन है ये भाई रक्त नलिका इनको बोला जाता है। आगे आऊँ भी और ज़्यादा डिटेल में आपने इनके बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बता भी दूंगा मैं। जो इनको ब्लड वेसल बोला जाता है, जैसे आर्टरी होगी, कैपलरीज होगी, वेन्स होगी, इनको ब्लड वेसल बोला जाता है, रक्त नलिकाएं। ठीक है, हिंदी में। तो 2 शब्द मैंने यूज करे, वेन और धमनी। धमनी जो होती हैं वो रक्त नलिकाएं होती हैं जिनके अंदर से शुद्ध खून बहता है, और वेन्स वो धमनियां, वेन्स वो नलिकाएं होती हैं जिनके अंदर से अशुद्ध खून बहता है। याद रखिए यह बात, धमनी जो है वो ब्लड वेसल होती हैं जिनके अंदर से शुद्ध ब्लड बहता है। वेन वो रक्त नलिकाएं होती हैं जिनके अंदर से अशुद्ध ब्लड बहता है। अब मैंने एक बात आपने ही बताई, बॉडी का जितना भी अशुद्ध ब्लड है ना, वो सारा भाई वेना कोवा जो आपकी वेन होती है उसके द्वारा राइट ओरिकल में आ जाएगा, हार्ट के राइट ओरिकल में। 2 प्रकार की वेना कोवा है, एक तो है सुपीरियर वेना कोवा, एक वो है इन्फीरियर वेना कोवा। सुपीरियर वेना कोवा जो हार्ट से ऊपर के जो पार्ट है उनसे अशुद्ध ब्लड को हार्ट के राइट पार्ट में लेके आएगी, राइट ओरिकल में लेके आएगी। इन्फीरियर वॉल अशुद्ध जो हार्ट से नीचे का जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको हार्ट के राइट ओरिकल में लेके आएगी। अब यहाँ पे वाल है भाई ट्राइस्किपिड वॉल, अशुद्ध ब्लड बॉडी का सारा इसमें आ गया। इसमें आने के बाद जो है इन तीनों वॉल खुल जाएंगी। जैसे ये पार्ट फुल होगा तो ये तीनों वॉल ओपन हो जाएंगी और ब्लड चला जाएगा आपका अशुद्ध आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड पूछा, यहाँ पे पल्मोनरी धमनी, शरीर की एकमात्र धमनी जिसके अंदर से अशुद्ध खून बहता है, जो राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच जो है जुड़ी होती है, तो ये एकमात्र धमनी है, याद रखनी है, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, इस यहाँ पे ब्लड आ गया, यहाँ से पल्मोनरी धमनी से लंग्स के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे जो गैसेज का एक्सचेंज हो गया, जो है ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन, एकमात्र वेन जिसके अंदर से शुद्ध खून बहता है वो है पल्मोनरी वेन, शुद्ध खून को ले आएगी आपका लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल जैसे ही फुल होगा तो बाइस्किपिड वॉल यहाँ पे इंतजार करिए ओपन होने का, और ओपन होगी और ब्लड आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही शुद्ध ब्लड आए, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वॉल ओपन होगी और जो है महा एक धमनी से जुड़ी होती है अरोटा, इसके द्वारा ब्लड जो है सारे शरीर में चला जाएगा। ये हो गया ब्लड का सर्कुलेशन। मैंने आपको ही बता दिया भाई, लिखा ही समझ में आया तो बताई में समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। एग्जाम ओरिएंटेड बात मैंने आपने बता दी, वाल भी बता दी, ब्लड का सर्कुलेशन भी बता दिया, धमनियाँ वगैरह सारी बात बता दी कि ये चीज़ काम के करें। ठीक है, इसके बाद मैंने हार्ट के आपको पार्ट भी बता दिए। ब्लड वेसल्स, 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स हों भाई, धमनी, वेन्स और कैपिलरीज। देखो भाई, फॉर एग्जांपल या मसल हमारी, ठीक है, या अरोटा धमनी है, जब ये खून को लेके आएगी या शुद्ध खून को, तो ये तो है नहीं कि भाई एक मोटी नलकी ब्लड ने एकदम छोड़ देगी।
इसमें से महीन जो है छोटी छोटी धमनियाँ निकलती हैं, जो आपकी एरोटा धमनियाँ, इसमें से धमनी निकली, उसके बाद महीन महीन धमनियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, ठीक है, उनको कैपिलरीज बोला जाता है। जो भाई ब्लड और जो आपका मसल है उसमें गैसेज का एक्सचेंज करता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन मसल्स को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो बीच वाली जो महीन धागानुमा संरचना होती है उनको कैपिलरीज बोला जाता है। समझ गए इतनी सी बात, यह एग्जाम ओरिएंटेड बात यही थी भाई, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जो है हार्ट से रिलेटेड बात समझ में आ गई होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड बात ये थी भाई, ठीक है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत है नहीं, हमने ना समझ में आया तो बता दियो भाई, कोई दिक्कत नहीं, और तरीका ले आएंगे, कोई और तरीका ढूंढ लेंगे आपको समझाने का, लेकिन कोशिश करेंगे आपको समझाने की। इसके बाद हार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सका है भाई, हार्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, हार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो भाई 2 प्रकार का सर्कुलेशन होता है भाई, वो और आपने बता दूं मैं। 2 प्रकार का सर्कुलेशन होता है, एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है भाई, जो हार्ट के जो आपका राइट वेंट्रिकल था उसमें ब्लड आया वो लंग्स तक गया, ये हो गया पल्मोनरी। सिस्टमेटिक, पूरी बॉडी में ब्लड घूम के वापिस हार्ट में आके लंग्स में चले जाए, उसने आप सिस्टमेटिक कहा इसको, ठीक है। इस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत है नहीं, हमने मेरे ख्याल से इसको रहने दो भाई, इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ, एक टॉपिक बच गया भाई लास्ट का, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बीपी वाला, ठीक है। हाँ, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी बता दूंगा आपने। पल्मोनरी होगा मतलब हार्ट से लंग्स में ब्लड गया, लंग्स से वापस शुद्ध होके हार्ट में आ गया, ये हो गया पल्मोनरी। सिस्टमेटिक, हार्ट से जो है मसल्स बॉडी के अलग अलग पार्ट में गया, वापस वहां से हार्ट में आ गया, वो हो गया सिस्टमेटिक, ठीक है। इतनी सी बात आ गई समझ में भाई, हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट में गया, अशुद्ध होकर वापस हार्ट में आ गया, वो सिस्टमेटिक। और पल्मोनरी, अशुद्ध खून जो लंग्स हार्ट में आ रहा है वो लंग्स में चला गया, लंग्स से शुद्ध होकर वापस हार्ट में आ गया, वो हो गया आपका पल्मोनरी, ठीक है। इसके बाद है भाई बीपी, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से 80, ये बात हमने याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये बात। और इसके बाद 2 प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है भाई, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 2 प्रकार का। सिस्टोलिक, जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, मैंने बताया था ना 4 पार्ट हुए हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल जो शुद्ध खून को ब्लड के अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजता है, जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस दौरान जो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी की अलग अलग जगह पे, जो अलग अलग जो ब्लड वेसल उनके ऊपर पड़ा, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये 120 होता है। डायस्टोलिक, जब हमारी बॉडी का ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, राइट ओरिकल पार्ट की वाल जब खुली, ओपन हुई, और जब इसने रिलैक्स किया, तो उस दौरान जो नर्व के ऊपर जो प्रेशर है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। मतलब इसको ऐसे समझो, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको कहते हैं सिस्टोल, हार्ट जब रिलैक्स करता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल। मतलब भाई ब्लड का सर्कुलेशन अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पे बॉडी में होता रहता है, तो जब इसने अलग अलग पार्ट में ब्लड भेज दिया तो उस दौरान जो नलिकाएं होती हैं उसके ऊपर प्रेशर तो रहा होगा ना, फिर अशुद्ध खून वापस इस पार्ट में बिता होगा, तो अशुद्ध खून जो भेजेंगे तो वो नलिकाएं भी तो रिलैक्स महसूस करेंगे ना, उसको डायस्टोलिक बोल देंगे, ठीक है। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन जो फेज है उसको सिस्टोल बोलेंगे, रिलैक्सेशन की फेज है उसको डायस्टोल बोलेंगे। अब मैं पूछ लूँ सिस्टोल की जो प्रोसेस उसमें कितना टाइम लेता है, तो आप बता दोगे भाई वो होता है 0.3 सेकेंड, और जब डायस्टोल करता है उसमें समय लगता है मतलब 0.5 सेकेंड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 0.3 सेकेंड में, और रिलैक्स करेगा तो 0.5 सेकेंड। समझ गए, इतना समय लेता है, इसकी ये प्रोसेस है। ये दोनों ही बात भाई क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, और अपना जो है ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब बाकी की बात हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मेरे ख्याल से आज वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा सा
ना समझ में आओ तो बता दियो भाई, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात आपने बताने की, और ये ना सोचियो कि मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, देख के पढ़ा रहा हूँ। तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया भाई। मैं ना चाहता है कि बीचों को, क्योंकि पीछे पीटीआई का जो कोर्स चला उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो गई थी, और मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि इस सीरीज में हमारी किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ हों। एक एक बात क्लियर मैं आपको बताऊँ। तो ये थी भाई आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।